देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, क्या भारत में आपातकाल लगा हुआ है? क्या भारत में आपातकाल नहीं लगा हुआ है? क्या भारत में संवैधानिक संस्थाएं स्वयं में आपातकाल हो गई हैं? और क्या संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से कैप्चर कर लिया गया है, गुलाम बना लिया गया है कि वो वही करेंगी जो सत्ता को अच्छा लगता है, जो प्रधानमंत्री को अच्छा लगता है, जो सत्तारूढ़ दल को अच्छा लगता है? जी आज ये सवाल है, और ये सवाल है क्योंकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार यह सवाल उठाते हैं कि भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो निष्पक्ष हुआ करती थी और जिनमें निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होती थी, वहां आज सब कुछ सिर्फ एक विचारधारा, एक पार्टी, एक संगठन के लोगों की योग्यता के आधार पर ही फैसले लिए जा रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं और काम हो रहा है। और इसलिए मनमानी चल रही है। देश के युवाओं का भविष्य हो, देश के नेताओं का भविष्य हो, देश के लोकतंत्र का भविष्य हो, सब कुछ खतरे में। और जब सब खतरे में हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का जिक्र है। और उस आपातकाल के वक्त में तमाम तरह से, 3 तरह से आपातकाल लगाए जाने की व्यवस्था है। एक, सैन्य स्थिति, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, एक स्थिति जब आर्थिक संकट की आ जाए, और एक स्थिति जब राजनीतिक संकट पैदा हो जाए। आपको याद होगा, युद्ध के संकट की स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब आपातकाल लगा था जब चीन से युद्ध चल रहा था। तब आपातकाल लगा था जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। और उसके बाद तीसरी बार राजनीतिक संकट की स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 359(1) के तहत आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी, और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उन्होंने आपातकाल लगाया था। उस आपातकाल में हुआ क्या था? क्या जनता को परेशान किया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उन नेताओं को जेल में डाला जा रहा था जो विरोध कर रहे थे? जी हां, बिल्कुल डाला जा रहा था। वो नेता थे जो नेता भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो सेना को विद्रोह करने के लिए कह रहे थे। वह नेता थे जो देश की तमाम सारी जितनी संस्थाएं हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस के अलावा उपक्रम हैं और तमाम जगह वहां हड़ताल करा रहे थे, और जो लगातार कैप्चर करना चाह रहे थे, व्यवस्थाओं में व्यवधान डाल रहे थे। तब आपातकाल लगा था। यदि आपातकाल अवैध होता तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं करते, यानी वैध था। किया गया, 21 महीने रहा और उसके बाद हटा लिया गया, और जितने लोग अरेस्ट किए गए थे छोड़ दिए गए। लेकिन किसी पर भी झूठा केस नहीं रजिस्टर किया गया, किसी पर भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण केस रजिस्टर नहीं किया गया, किसी विद्वेष के कारण नहीं दर्ज किया गया। जितने लोग अरेस्ट हुए, कोई मीसा में अरेस्ट हुआ, कोई और में अरेस्ट हुआ, वो निरोधात्मक कानून थे, उनमें अरेस्ट हुए थे, ना कि झूठे मामले बनाकर, झूठे आरोप लगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसे झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज क्या होता है, और मैं इस पर आज चर्चा क्यों कर रहा हूं? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं,
तिहाड़ जेल में हैं, उनको ट्रायल अदालत जमानत दे देती है, जो उनके खिलाफ ईडी का केस, और ईडी ने जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है उस केस में वो मुलजिम नहीं थे, वो गवाह के तौर पे बुलाए गए थे, और उसके बाद उन्हें मुलजिम बना के डाल दिया। यानी आप समझ सकते हैं, गवाह को मुलजिम बना देंगे और गिरफ्तारी कर लेंगे और कहेंगे कि हम तो नियम के तहत काम कर रहे हैं। जी नहीं, आप मनमानी कर रहे हैं। बहरहाल, भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव प्रचार के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। वो जमानत पर छूटे, उन्होंने प्रचार किया, फिर जेल गए, लेकिन जेल में सरेंडर करने के बाद स्थिति ये होती है, वो जब अपनी रेगुलर बेल के लिए जो अप्लाई किया हुआ था उन्होंने, उस पर सुनवाई होती है, लंबी सुनवाई होती है, गुण दोष पर सुनवाई होती है, और उन्हें राउज कोर्ट जमानत दे देती है। वो जमानत पर छूटे, उसके पहले ही आनन फानन में ईडी जाती है हाई कोर्ट और उनकी जमानत को रद्द कराने का आवेदन करती है। सामान्य तौर पे ऐसा होता है, लेकिन व्यक्ति जब लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जमानत दे देती है तो वो छूट कर आ जाता है। यदि सुनवाई में वो पाया जाता है कि नहीं, उसको छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उस तरह से होता है। सामान्य तौर पे ऐसा होता है। कोई ऐसा कारण मौजूद नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को ना छोड़ा जाए। बहरहाल, हाई कोर्ट रोक लगा देता है उनके रिहाई पे जब तक उसकी सुनवाई चलेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक संस्था क्या निर्देश दे रही है। जो सरकार चाहती है वह निर्देश दे रही है। एक घटना। दूसरी घटना, झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार किया जाता है। एक कथित भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कहा जाता है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और ₹1 का भी ना तो ट्रांजैक्शन दिखा पाते हैं, ना ₹1 का किस संपत्ति कोई ट्रांसफर दिखा पाते हैं, और जिस भूमि के स्थानांतरण की बात, खरीद फरोख्त की बात कहते हैं, वह जमीन खरीदी ही नहीं जा सकती। वो आज तक कभी ट्रांसफर नहीं हुई। जिसके नाम थी उसी के नाम है, और वही उस पर काबिज भी है। यानी जो इस तरह का आरोप लगाया जाता है, वह शख्स न कोई जमीन खरीदता है, न कोई पैसा ट्रांसफर होता है, न कोई और चीज है, फिर भी वो जेल में, और वो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा वक्त से जेल में। उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी चुनाव प्रचार के लिए भी अनुमति नहीं देते, जबकि अरविंद केजरीवाल को देते हैं। वह एक आदिवासी समुदाय का है और उसे जेल में डाले रखते हैं। आदिवासियों के साथ में यही अन्याय होते रहे, जिसके कारण तमाम सारे नक्सल आंदोलन हुए, तमाम सारी चीजें, जबकि देश की आजादी में आदिवासियों का बड़ा योगदान है, देश की संस्कृति बचाने में उनका योगदान, फिर भी उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उनकी सुनवाई नहीं होती, और जब हाई कोर्ट में उनकी 3 दिन लगातार बहस चलती है, जस्टिस मुखोपाध्याय जो हैं वो 3 दिन लगातार सुनते हैं, और 3 दिन झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद भी उनके जमानत पर जजमेंट रिजर्व रख लिया जाता है, आज तक नहीं सुनाया गया। सोचिए, इतने वक्त से फैसला रिजर्व है। क्यों रिजर्व है, क्यों नहीं सुना जाता है? सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हम नहीं सुने, जबकि सेम मामले में वो जहां सत्ता के लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सुनवाई भी करता है, रिलीफ भी देता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो नहीं सुनता है। इससे आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं और उनमें बैठे लोग किसके हिसाब से काम कर रहे हैं। 2 बात। तीसरी,
जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है वो लगातार जारी है। इसी में बात करूंगा। भीमा कोरेगांव मामला था और उस मामले में स्टेन स्वामी जो झारखंड से ही पकड़े गए थे, कोई सबूत नहीं पाए गए। सब कुछ आ गया सबूत में कि उनके साथ उनके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, सब पे प्लान किया गया था एजेंसी द्वारा। उनका कहीं कोई रोल नहीं था, लेकिन उन्हें जेल में रखा गया। उनकी जब तक सुनवाई होती और होते होते अंत में वो जेल में ही मर गए। इसी तरह से बरबरा राव को 6 साल तक जेल में रखा गया और 6 साल बाद उन्हें जमानत मिलती है। वो बुजुर्ग लोग थे। इसी तरीके से सुधा भारद्वाज प्रोफेसर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनको इसी तरह गिरफ्तार किया जाता है। उनको जमानत होने के बाद फिर जमानत से नहीं छोड़ा जाता है, रोके रखा जाता है और इस तरह से खेल होता है। इसी तरीके से आपको याद होगा कि प्रोफेसर सोमा सेन, वो भी बुजुर्ग महिला, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको भी जमानत मिलने के बाद में फिर रोके रखा जाता है और फिर होता है बाद में तमाम शर्तों के साथ उन्हें बेल भी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से। तब आप समझिए, जिस केस में आज तक कोई सबूत नहीं आए, उस केस में आज तक लोग जेल में बंद, तमाम सारे लोग। किस किस की बात। लेकिन जहां सत्ता पक्ष के लोग होते, वो कोई भी अपराध करें, कोई भी भाषा बोलें, कितना भी कुछ करें, हिंसा करें, उनको तुरंत जमानत भी मिलती है, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती है और उनको संवैधानिक संरक्षण देती। न सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह से सरकारें काम करती हैं। जब इस तरह से सरकारों के हिसाब से संस्थाएं काम कर रही हो, संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हो, तो सवाल आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था की आपातकाल की, वह सही था या यह सही। तो यह समझा जा सकता है कि इसका मतलब है कि यह सरकार आपातकाल बेहतर था, उससे भी बुरी तरीके से काम कर रही। इसका एक और उदाहरण मिलता है। जब कभी संसदीय परंपरा है, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, जो सबसे सीनियर मोस्ट सांसद होता है उसे बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार सबसे सीनियर जो केरल से कांग्रेस के सांसद थे के सुरेश, उन्हें बनाने की बजाय उड़ीसा से बीजेपी के सांसद जो उनसे जूनियर हैं, भर्तहरि, उन्हें बनाते। तो यानी संवैधानिक परंपराओं की भी धज्जियां उड़ाई जा। द्रौपदी मुर्मू बगैर कोई समीक्षा किए उसे मोदी जी की इच्छा के मुताबिक ओके कर देती। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सब मूक दर्शक बने बैठे। दलित वर्ग से आने वाले के सुरेश सदैव लड़ते रहे, न्याय के लिए लड़ते रहे, संविधान के लिए लड़ते रहे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और आते हैं, इसी कारण वो सांसद भी है। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक उच्च कुलीन वर्ग के एक मुख्यमंत्री के बेटे को, जो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, उसे बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। यानी आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर आज जो मनु संहिता की बात होती थी, उस मनु संहिता के ही मुताबिक हो रहा है कि बड़े वर्ग से आए लोगों को ही बनाया जाएगा, सत्ता के ही लोगों को बनाया जाएगा और किया जाएगा। तो यह संवैधानिक संस्थाओं का मखौल, और संवैधानिक संस्थाओं का मखौल ही है जिसके कारण सारी परंपराएं टूट रही। पक्ष विपक्ष नहीं होता है, टेम्परेरी वो स्पीकर होता है, लेकिन एक परंपरा है, उस परंपरा को तोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से
दुखद है और इसमें दलित समुदाय को नीचा दिखाया जा रहा है, दलित समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि दलित समुदाय ने भाजपा को उतना साथ नहीं दिया जितने की वो उम्मीद करते थे। तो ऐसी स्थिति में वो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इस देश में संवैधानिक संस्थाएं अब सरकार की गुलामी करती हैं, उनके हिसाब से फैसले देती हैं, उनके हिसाब से कार्रवाई करती हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, हमने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने एनटीए बनाया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उस एजेंसी ने किस तरीके से तमाम पेपर लीक कराए और उन पेपर लीक में कैसे कैसे प्राइवेट संस्थाओं को दिया गया, कंपनियों को दिया गया। एजुसेट जो गुजरात की कंपनी थी उसे दे करके किया गया, और उसके बाद में जब खुलासा हुआ कि वहां से गड़बड़ी हुई है तो उसका मालिक विदेश भाग गया। यानी भागने की भी छूट हो जाती है। आपने इसके पहले देखा ईडी, सीबीआई सबके मामले जो थे उनमें जो पूंजीपति फंसे हुए थे वो नरेंद्र मोदी शासनकाल में भागकर विदेश जाके बैठते हैं, वहां ऐशो आराम से रहते हैं, और हम यहां पर अपना पैसा रुपया सब कुछ लुटाकर मोदी मोदी करते हैं। शायद यही वजह थी कि वाराणसी की जनता का आक्रोश देखने को मिला और जनता की तरफ से एक चप्पल उछाली गई जो नरेंद्र मोदी की कार पर, उनके जहां वो बैठे थे उस जगह शीशे पर गिरी। निश्चित रूप से यह गुस्सा इस तरह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण। क्यों? क्योंकि जब आप दुरुपयोग करते हैं तब यह होता है। जब आप युवाओं के भविष्य से खेलते हैं, तमाम भर्तियों के पेपर लीक हुए, तमाम दूसरी और चीजों के लीक हुए, तब उससे ले करोड़ों करोड़ युवाओं का भविष्य फंस गया। और आपने इन संस्थाओं में कैसे आरएसएस बीजेपी के लोग भरे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण एनटीए का चेयरमैन ही है, प्रदीप जोशी, जो कानपुर में एबीवीपी का कार्यकर्ता था, जो भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस की संघ की शाखाओं से प्रशिक्षित है, और उसको लोक सेवा आयोग में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चेयरमैन लगाने के लिए आरएसएस ने ही सिफारिश भेजी। उसकी चिट्ठी मौजूद है, और उसके बाद में उसे यूपीएससी का चेयरमैन लगाया गया और अब एनटीए का चेयरमैन। यानी उसके अलावा इस देश में कोई काबिल ही नहीं, यह आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से यूजीसी हो, इसी तरीके से तमाम यूनिवर्सिटीज हो, इसी तरीके से तमाम और संस्थान हो, वहां पर कैसे एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है, किया जा रहा है, और उसके बाद में हर तरह की गड़बड़ी हो रही है, हर तरह के पेपर लीक हो रहे हैं। और जब इतने पेपर लीक हो रहे हो, सब हो रहे हो, तब संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही, अदालतें क्या कर रही? अदालतें सीधे आदेश क्यों नहीं दे रही? दर्जनों बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, तमाम सारे लोग, जीवन बर्बाद हो जाता है, उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन न सरकार देख रही, न कोई देख रहा। मुझे आज भी आता है, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनने के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कहा था, बड़े दुख की बात है, तमाम सारे निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इस पर सहमति जताई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या उन निर्दोष लोगों को या अंडर ट्रायल लोगों को जबरन जेल में नहीं रखा जा रहा? रखा जा रहा, बिल्कुल रखा जा रहा। जबरन जेल में रख करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यह इस बात का संदेश है कि सरकार के इशारे पर आज संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं और वही बोलते हैं, वही कहते हैं, भाषण होते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान का वास्तविक पालन नहीं होता। आपातकाल से बड़े आपातकाल होते हैं, 4 गुना आपातकाल होते हैं, और ऐसे होते हैं जिसमें झूठे मुकदमे, झूठे आरोप, झूठी चीजें होती हैं, और उस बूते सत्ता चलाई जा रही है। तब सवाल उठता है कि यह देश कहां जा रहा है, और क्या राहुल गांधी
सही कह रहे हैं कि सब गुलाम हो गए। जी हां, जय